बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। ये क्या है? मैंने गिलासों की तरफ इशारा किया। इनमें भरे हुए मशरूब में बर्फ की टुकड़ियां भी तैर रही थी। सोमरस रूपमती इस मर्तबा मुस्कुराई तो इसके रुखसार पर नन्हा सा डिम्पल नमूदार हो गया। मैंने सोचा आज तुम्हें चाय की बजाय सोमरस पिलाया जाए, इसका जायका और सुरूर तुम मुद्दतों याद रखोगे। मैंने एक गिलास उठाकर हल्की सी चुस्की ली। देखने में ये मशरूब लेमन स्क्वैश ही लगता था, लेकिन इसमें संदल जैसी महक थी और जायका भी संदल जैसा ही था। मैंने गिलास दोबारा ट्रे में रख दिया और रूपमती की तरफ देखने लगा। बारीक नाइटी में इसका बदन झलक रहा था। मेरी नजरें इसके चेहरे पर जम गईं। मुझे इसकी नीयत पर शुबा हो रहा था। जानकी मुंदरी के साथ चली गई थी। हो सकता है ये भी रूपमती की कोई साजिश ही हो। मैं तो नहीं जानता था कि मुंदरी हर पूर्णमासी की शब वाकई काली के मंदिर में जाती थी या नहीं। ये बात तो मुझे रूपमती ही ने बताई थी। अब मुझे इस पर शुबा हो रहा था। इसने बकायदा प्लानिंग के तहत मुंदरी को भेजा था और हो सकता है कि इसके कहने पर मुंदरी ने जानकी को भी ऐसी पट्टी पढ़ाई हो कि वो भी इसके साथ जाने को तैयार हो गई। दीवान सिंह भी इनके साथ ही गया था। 4 घंटे हो चुके थे और वो अब तक वापस नहीं आया था और रूपमती ने ताया सिंह को भी रात भर के लिए छुट्टी दे दी थी। यकीनन कोई गड़बड़ थी। मेरी छठी हिस्स खतरे की घंटी बजाने लगी। दीवान सिंह तो इन दोनों को मंदिर छोड़ने गया था ना, अभी तक वापस नहीं आया। मैंने अपने ख्याल की तस्दीक या तरदीद के लिए पूछा। अगर मंदिर अकेली जाती तो वो इसे छोड़कर वापस आ जाता। रूपमती ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन जानकी साथ थी। सुबह वापसी पर इन्हें बसों में धक्के खाने पड़ते, इसलिए मैंने दीवान सिंह से कह दिया था कि वो मंदिर के बाहर किसी जगह गाड़ी ही में रात गुजार ले और इनका इंतजार करे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैंने ये कहते हुए रूपमती के चेहरे पर नजरें जमा दी। रूपमती के हलक से बड़ा जोरदार कहकहा निकला और फिर वो हंसते हंसते दोहरी हो गई। मैं इसके बाल खाते हुए जिस्म को देखता रहा। इसने अपने आप को संभाल कर कुर्सी की पुश्त से इस तरह टेक लगा ली कि इसके जिस्म पर तनाव सा पैदा हो गया। हवा से बाल इसके चेहरे पर बिखर गए। इसने दोनों हाथों से बाल पीछे हटाए और एक झटके से सीधी हो गई। तुम पहले मर्द हो जो औरतों से इस तरह डरते हो, मुस्कुराते हुए बोली। लेकिन इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगी। वैसे ही दिल चाह रहा था कि आज की रात मैं और तुम इस हवेली में अकेले रहें, बस और कोई बात नहीं है। मैं चंद लम्हे इसकी तरफ देखता रहा, फिर गर्दन घुमाकर इधर उधर देखने लगा। 14वीं शब का चांद अपना निसफ सफर मुकम्मल करने वाला था। आज पूर्णमासी की रात थी। हिंदुओं के अकीदे भी बड़े अजीब हैं। पूर्णमासी और अमावस की रातों को इनके धर्म में खास अहमियत हासिल है। सोमरस पियो, इसमें बर्फ खत्म हो रही है। रूपमती की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। इसने अपना गिलास उठा लिया था। दूसरा गिलास मैंने उठा लिया और हल्की हल्की चुस्कियां लेने लगा। संदल की खुशबू वाला ये शरबत वाकई बहुत खुश जायका था। मशरूब पीने के बाद भी हम काफी देर वहां बैठे बातें करते रहे। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सीने में जैसे अलाव भड़कने लगे थे और दिमाग में भी हल्की हल्की सी सनसनाहट होने लगी थी। मैं बार बार कुर्सी पर पहलू बदल रहा था। इस बेचैनी की वजह मेरी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन एक तब्दीली मेरे अंदर आई थी जिसे मैंने खुद भी नोट किया था। पहले मैं रूपमती की तरफ देखने से कतराता रहा था, लेकिन अब मेरी नजरें बार बार इसकी तरफ उठ रही थी। रूपमती भी बार बार अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। दूर कहीं किसी घड़ियाल ने 1 का घंटा बजाया और रूपमती कुर्सी से उठ गई। 1 बज चुका है, आओ अब अंदर चलें। मैं भी एक झटके से उठ गया और एक बार फिर सोचने लगा कि इस बेचैनी की क्या वजह हो सकती है। अचानक मुझे मशरूब का ख्याल आ गया। रूपमती ने कहीं इसमें शराब तो नहीं मिला दी थी, लेकिन नहीं, इसमें अगर शराब का एक कतरा भी होता तो मैं इसकी बू को फौरन महसूस कर लेता। ये तो संदल की खुशबू वाला बड़ा खुश जायका शरबत था। बरामदे वाले दरवाजे में दाखिल होते ही रूपमती ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और जब मैं अपने कमरे की तरफ मुड़ने लगा तो रूपमती ने मेरा बाजू पकड़ लिया। इधर नहीं, ऊपर, इसने सरसराती सी आवाज में कहा, कहते हुए दूसरे हाथ से सीढ़ियों की तरफ इशारा किया। मैंने इसकी तरफ देखा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी और फिर मैं मुंह से एक लफ्ज भी निकाले बगैर इसके साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। इसने अब भी मेरा हाथ पकड़ रखा था। कमरे में आकर रूपमती ने दरवाजा बंद कर दिया और मुझे बेड पर गिराकर कह लगाने लगी। मैं हैरत से इसकी तरफ देखने लगा। यूं तो मैं पूरी तरह होश में था, लेकिन सोचने समझने की तमाम कुव्वतें जैसे सलब होकर रह गई थी। दूसरे ही लम्हे रूपमती ने भी बेड पर छलांग लगा दी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उठ गई। शीशे वाली अलमारी में नीचे कहीं से शराब की बोतल निकाली और 2 गिलासों में शराब उंडेल कर इसने एक तरफ रखे हुए छोटे फ्रिज में से ट्रे निकाल कर बर्फ की टुकड़ियां दोनों गिलासों में डाल दी। एक गिलास मेरे होंठों की तरफ बढ़ा
दिया। ये क्या है? मैंने पूछा। असल सोमरस। रूपमती के होंठों पर बड़ी दिल फरेब मुस्कुराहट थी। इसे पीकर तुम झूम उठोगे। इसने गिलास मेरे होंठों से लगा दिया। पहला घूंट भरते ही यूं लगा जैसे पिघला हुआ लावा हलक को जलाता हुआ पूरे सीने में फैल गया हो। शदीद जलन होने की लगी, लेकिन मैं इस जलन को फौरन ही भूल गया। मेरे अंदर तो पहले ही से लावा खौल रहा था। अचानक छन्नाके की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। लगता था जैसे कोई शीशा टूटा हो, और छन्नाके की ये आवाज नीचे से आई थी। मैंने अभी शराब के 2 ही घूंट भरे थे, जिनसे सीने में तो शदीद जलन हो रही थी, मगर शराब अभी मेरे दिमाग को नहीं चढ़ी थी। रूपमती ने भी ये आवाज सुनी थी। एक लम्हे को वो भी चौंकी थी, लेकिन फिर छन्नाके की इस आवाज को नजरअंदाज करते हुए इसने गिलास एक बार फिर मेरे होंठों से लगा दिया। लेकिन इस मर्तबा मैंने इसका हाथ पीछे हटा दिया और ठीक इसी लम्हे छन्नाके की आवाज फिर सुनाई दी। एक और शीशा टूटा था। इसके साथ ही एक भारी मर्दाना आवाज भी उभरी थी, लेकिन समझ में नहीं आ सका कि वो किसकी आवाज थी और क्या कह गया था। लेकिन इस मर्तबा रूपमती भी अपनी जगह से उछल पड़ी। ओह, नीचे कोई है। रूपमती छलांग लगाकर बेड से उतर गई। वो पहले इस दरवाजे की तरफ बढ़ी जिससे हम अंदर दाखिल हुए थे, लेकिन फिर कुछ सोचकर टेरेस पर खुलने वाले दरवाजे की तरफ लपकी। ये दरवाजा सफेद फार्मिका की अलमारी से जरा आगे था और इसके सामने हल्के नीले रंग का पर्दा पड़ा रहता था। रूपमती ने पर्दा खींचकर एक तरफ हटा दिया और दरवाजा खोलकर बाहर टेरेस पर निकल गई। मैं भी बेड से उतर आया। मेरे कदम लड़खड़ा गए, मगर मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और टेरेस वाले दरवाजे के करीब पहुंच गया। रूपमती चीखती हुई आवाज में कह रही थी, कौन है नीचे, कौन है? जवाब में नीचे कहीं एक और शीशा टूटा और इसके साथ ही एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अरे ओ मुन्ना, वो ऊपर है रे, ऊपर जा, पकड़ ले इसको। मेरे दिमाग पर हथौड़े बरसने लगे। ये आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। मैं टेरेस पर निकलना चाहता था, मगर रूपमती वापस पलटी और बदहवासी में मुझसे टकरा गई। मैं लड़खड़ाकर दरवाजे से टकरा गया। रूपमती ने दौड़कर दूसरे दरवाजे को अंदर से ना सिर्फ हलाक कर दिया, बल्कि ऊपर से बुलेट भी चढ़ा दिया। मैं टेरेस वाले दरवाजे से टेक लगाए खड़ा रहा। शराब के सिर्फ 2 घूंट मेरे अंदर गए थे और अल्कोहल ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बाहर से आने वाली ठंडी हवा के झोंके भी अपना असर दिखाने लगे थे। मेरे दिमाग में सनसनाहट बढ़ती जा रही थी। मैं दरवाजे से टिका खड़ा रूपमती की तरफ देख रहा था, जो बदहवासी में कमरे में इधर से उधर भागी फिर रही थी। क्या बात है, क्या ढूंढ रही हो? मैंने आगे बढ़ते हुए पूछा। हालांकि ये सवाल पूछने में मेरे इरादे को कोई दखल नहीं था। वो आ गए हैं। रूपमती ने मुझे दोनों बाहों से पकड़कर झंझोड़ दिया। होश में आओ, वरना वो हम दोनों को मार डालेंगे। मैं होश में तो था, मगर शायद हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। रूपमती मुझे छोड़कर ड्रेसिंग टेबल की दराजें खोल कर देखने लगी। वो दराजों में भरी हुई चीजें उठा कर बाहर फेंक रही थी, मगर इसे जिस चीज की तलाश थी वो शायद इसे नहीं मिल रही थी। और फिर इसी वक्त कमरे के दरवाजे को बाहर से खोलने की कोशिश की जाने लगी। रूपमती अलमारी की तरफ दौड़ी। इसने अलमारी के दोनों दरवाजों खोल दिए और इसमें भरे हुए कपड़े और दूसरी चीजें बाहर फेंकने लगी। दरवाजे को अब बाहर से टक्करें मारी जा रही थी। मैं रूपमती के करीब पहुंच गया और इसे दोनों बाहों से पकड़कर अपनी तरफ घुमा लिया और इसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। मुझे इस वक्त यूं लग रहा था जैसे मेरे अंदर लावा खौल रहा हो और मेरा सीना किसी भी लम्हे आतिशफशां की तरह फट जाएगा। रूपमती का चेहरा खौफ की शिद्दत से इस तरह सफेद हो रहा था जैसे सारा खून नुचड़ गया हो। इसकी आंखों में वहशत भरी हुई थी। होश में आओ। रूपमती ने अपने बाजू छुड़ाकर मुझे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाला। मौत के फरिश्ते यहाँ पहुंच चुके हैं, वो हम दोनों को मार डालेंगे। मैंने इसका जुमला मुकम्मल कर दिया। दरवाजे पर लगने वाली टकरें मेरे दिमाग में धमाके से पैदा कर रही थी। रूपमती मुझे छोड़कर एक बार फिर अलमारी में रखी हुई चीजें उठा कर फेंकने लगी। इसी लम्हे एक जोरदार धमाका हुआ और दरवाजा टूटकर अंदर की तरफ गिरा। इसके साथ ही एक दाढ़ती हुई आवाज मेरी समात से टकराई, मार डालो इस हरामी को, यही है वो। ये आवाज मेरे लिए बम के धमाके से कम नहीं थी और न जाने इस आवाज में क्या असर था कि मैं एकदम जैसे होश में आ गया। मैंने सर को एक जोरदार झटका दिया और इस शख्स की तरफ मतवज्जो हो गया जो खंजर से वार करने के लिए दौड़ता हुआ मेरी तरफ लपक रहा था। इसने खंजर वाला हाथ उठाकर मुझ पर वार किया। मेरा हाथ पहले ही हरकत में आ गया। मैंने इसका वार आधे रास्ते में रोक लिया। इसकी कलाई मेरी गिरफ्त में आ गई और मैं इसकी कलाई मरोड़ता चला गया। हमला आवर की आंखों में वहशत सी भर गई और मेरे चेहरे पर इसके आसार नमूदार होने लगे। मैंने इसका बाजू मोड़कर इसकी पुश्त से लगा दिया। वो आगे झुकता चला गया। खंजर अभी इसके हाथ में था। मैंने दूसरे हाथ से इसकी गद्दी पर जोरदार घूंसा रसीद कर दिया और इसके साथ ही इस तरह लड़खड़ाता हुआ हाथ भी छोड़ दिया। वो कराहता हुआ मुंह के बल गिरा। इस मर्तबा खंजर
खंजर इसके हाथ से छूटकर गिर गया था। रूपमती की चीख की आवाज सुनकर मैं तेजी से इस तरफ मुड़ा। दरमेश उर्फ मुन्ना रूपमती को गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रहा था और रूपमती मुजाहमत करते हुए चीख रही थी और इस मुजाहमत के दरमियान इसके जिस्म पर बारीक सी कपड़े की नाइटी भी तार तार हो चुकी थी। बहुत सब्र किया हूँ रूपमती, दरमेश गुराते हुए कह रहा था। अब देखूंगा तुम कैसे बचती हो मेरे हाथ से, तुम्हारा ये हो रहा। इसका जुमला मुकम्मल होने से पहले ही मेरा गूंसा इसकी कनपट्टी पर पड़ा और वो रूपमती को साथ लेता हुआ सोफे पर गिरा। रूपमती ने आगे बढ़कर इसे बालों से पकड़कर उठाया और जबड़े पर एक जोरदार गूंसा जड़ दिया। रूपमती एक बार फिर अलमारी की तरफ लपकी। इस मर्तबा वो दराजें खोल खोल कर कुछ तलाश करने लगी। मैं दरमेश को एक और पंच लगाना चाहता था, लेकिन मुझे यूं जैसे मेरे सर पर बम फटा हो। मैं तेजी से पीछे मुड़ा। मेरे दूसरे आदमी ने उठकर मुझ पर हमला कर दिया था। मेरी खोपड़ी पर पड़ने वाले गूंसे ने मेरे 14 तबक रोशन कर दिए थे। मैंने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और मुड़कर इस पर भी हमला किया, मगर मुझे इसकी ज्यादा तवाज़े करने का मौका नहीं मिल सका। एक और आदमी कमरे में घुस आया था। इसने पहले सी अर्नब भैंसे की तरह डकराते हुए मेरे पेट पर सर से टक्कर मारी और फिर इन दोनों ने मुझे लातों और गूंसों पर रख लिया। दरमेश एक बार फिर रूपमती पर झपट पड़ा था और फिर इसी लम्हे कमरा फायर की आवाज से गूंज उठा। इसके साथ ही दरमेश की चीख भी सुनाई दी थी। मैंने एक लम्हे को इस तरफ देखा। रूपमती के हाथ में पिस्तौल था और दरमेश के सीने पर ठीक दिल के मुकाम पर एक सुराख हो चुका था, जिससे खून की धार बह रही थी और फिर वो कटे हुए दरख्त की तरह लहराता हुआ नीचे गिर गया। रूपमती के चेहरे पर बेपनाह वहशत थी। वो टेरेस वाले दरवाजे की तरफ दौड़ी, लेकिन इसी वक्त तेज सिंह टेरेस पर नमूदार हुआ। इसका एक जबरदस्त गूंसा रूपमती की कनपट्टी पर लगा और वो चीखती हुई ढेर हो गई। वो दोनों आदमी मुझ पर गूंसों और लातों की बारिश कर रहे थे। मेरा दिमाग पूरी तरह ठिकाने पर नहीं था और मैं बुरी तरह पिट रहा था, लेकिन फिर मेरा दाव भी चल गया। अब मैं इन दोनों की धुनाई कर रहा था, लेकिन तेज सिंह ने पुष्ट से हमला कर दिया। मेरे शोल्डर ब्लेड पर गोया क्यामत टूट पड़ी थी। मैं चीखता हुआ नीचे गिरा और फिर इन तीनों ने मुझे अपना टारगेट बना लिया। गूंसे और ठोकरें मेरे जिस्म के हर हिस्से पर बरस रही थी। मैं लोहे का बना हुआ तो नहीं था कि मुझ पर कोई असर न होता। मेरी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई और मेरा जहन तारीकी में डूबता चला गया। आखिरी चीज जो मुझे याद थी वो पेट पर पड़ने वाली एक ठोकर थी और वो जुमला था जो किसी कुएं की गहराई से आता हुआ महसूस हुआ था। छोड़ दो, हरामी को खत्म हो गया। इसको अब म्यूनिसिपैलिटी वाले ही उठाकर ले जाएंगे। और इसके बाद मेरे जहन पर दुबीज तारीकी छा गई थी। वो मिली जुली आवाजें थी जो मेरी समाज से टकरा रही थी और ये आवाजें भी मीलों दूर से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं शायद कालीन या बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मैंने हरकत करने की कोशिश की तो बेइख्तियार करा उठा। कंधे और सर में उठने वाली टीसों ने मुझे कराहने पर मजबूर कर दिया था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोल दी। मेरी आंखों के सामने धुंध सी छाई हुई थी। मेरे ऊपर झुका हुआ वो चेहरा भी धुंध में लिपटा हुआ था। मैंने 2-3 मरतबा आंखें झपकाई, धुंध छटने लगी और वो चेहरा भी बतदरीज वाज़े होता चला गया। वो नस्वानी चेहरा मेरे लिए कतई अजनबी था, लेकिन इसके हसीन होने में कोई शुबा नहीं था। सबीह हो मलीह चेहरा, मोटी मोटी सयाह आंखें, सतवां नाक और पतले पतले होंठ। पेशानी पर सुर्ख बिंदियां चमक रही थी, जिससे अंदाजा हुआ कि वो हिंदू थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जहन पर जोर देने लगा कि ये औरत कौन है और मैं कहाँ हूँ। फिर मुझे सब कुछ याद आ गया। मैंने एक बार फिर आंखें खोल दी और इधर उधर देखने लगा। ये रूपमती वाला वही कमरा था और मैं बेड पर पड़ा हुआ था। दाएं तरफ तो वो औरत खड़ी थी जो कुछ देर पहले मेरे ऊपर झुकी हुई थी और बाएं तरफ मुंदरी खड़ी तशवीश आमेज नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने एक बार फिर अपनी जगह से हिलने की कोशिश की तो इस मर्तबा भी करा उठा। आराम से लेटे रहो। इस औरत ने एक बार फिर मुझ पर झुकते हुए कहा, तुम्हें आराम की जरूरत है, ज्यादा हरकत करोगे तो तकलीफ होगी। और फिर इसी वक्त मैंने महसूस किया कि मेरे ऊपर चादर पड़ी हुई थी और इसके नीचे मेरा जिस्म बरहना था। मेरे कपड़े कहाँ हैं? मैंने गर्दन घुमाकर मुंदरी की तरफ देखा। तुम्हारे कपड़े बहुत खराब हो गए थे, मैंने बाहर डाल दिए हैं। मुंदरी ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस्म की चोटों का मुआयना करने के लिए कपड़े उतारना जरूरी था। ये डॉक्टर राधा है, मैं तुम्हारे लिए दूसरे कपड़े लेकर आती हूँ, तुम आराम से लेटे रहो। मुंदरी की बातों में कोई रबत नहीं था। इसके हवास भी शायद इसका साथ नहीं दे रहे थे। मैं गर्दन घुमाकर डॉक्टर राधा की तरफ देखने लगा। वो दराज कामत हसीन औरत थी। इसकी उम्र 40 के लगभग रही होगी। इसने मैरून कलर की साड़ी पहन रखी थी। रूपमती कहाँ है? मैंने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। यही बात तुमसे पूछना चाहती हूँ। डॉक्टर राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। मुंदरी के बुलावे पर जब मैं यहाँ आई तो सब कुछ
इस तरह बिखरा हुआ था, वहाँ कालीन पर खून का धब्बा था जो अब भी है। ये सब कुछ देखकर अंदाजा होता है कि यहाँ कोई बड़ी युद्ध हुई है। तुम इस तरफ कालीन पर बेहोश पड़े थे, लेकिन रूपमती का पूरी हवेली में सुराग नहीं मिला। वो कहाँ गई? मैं इधर उधर देखने लगा और फिर एक झटके से उठकर बैठ गया। मुझे ये भी एहसास नहीं रहा था कि इस तरह उठने से चादर का एक हिस्सा मेरे जिस्म से हट जाएगा। मैंने चादर दुरुस्त की और फिर सर का पिछला हिस्सा सहलाने लगा जहाँ एक बड़ा सा गोंबड़ नमदार हो चुका था। ओह, मेरे मुंह से बेइख्तियार निकला, इसे वो लोग उठाकर ले गए हैं। कौन लोग? डॉक्टर राधा ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तेज सिंह, मैंने कहा। दरमेश को रूपमती ने मार दी थी, वो यहाँ गिरा था। मैंने इसकी तरफ इशारा किया जहाँ कालीन पर खून का धब्बा नजर आ रहा था। इन दोनों भाइयों के साथ 2 आदमी और थे। पहले उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था। मैं अपने आप को और रूपमती को बचाने की कोशिश करता रहा और जब रूपमती ने दरमेश को गोली मारी तो वो सब मुझसे लिपट गए थे। वो लोग मुझे पीटते रहे, शायद मुर्दा समझकर छोड़ गए। डॉक्टर राधा गहरी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। इसके ख्याल में मेरा दिमाग पलट गया था। तुम्हारे मुंह से अब भी शराब की बू आ रही थी मिस्टर। वो रुक गई। शायद इसे मेरा नाम मालूम नहीं था, शायद नशे में थे। तुम्हारी बातें अब भी मेरी समझ में नहीं आ रही। तुम्हें फिलहाल आराम की जरूरत है, तुम्हारे हवास बहाल हो जाएंगे तो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इसकी बात काट दी। मैं शराब के नशे में नहीं था। रूपमती जबरदस्ती 2 घूंट पिला दिए थे, मगर मैं पूरी तरह होश में था। जिसने भी कभी शराब न पी हो वो 1 घूंट पी ले, होश में नहीं रहता। डॉक्टर राधा ने मेरी तरफ देखते हुए बात की। तुम्हें कैसे पता कि मैंने कभी शराब नहीं पी? मैंने उलझी हुई नजरों से इसकी तरफ देखा। मुंदरी ने बताया था कि एक रोज तुमने शराब रूपमती को भी थप्पड़ मारे थे, लेकिन मुझे हैरत है कि इसके हाथ से 2 घूंट पीने पर भी कैसे आमादा हो गए। डॉक्टर राधा ने ये कहते हुए मेरे चेहरे पर नजरें गाड़ दी। मैं खुद भी नहीं समझ सका। मैंने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, इससे पहले रूपमती ने मुझे मशरूब पिलाया था जिससे संदल जैसी खुशबू आ रही थी। शरबत पीने के थोड़ी ही देर बाद मुझे अपने अंदर अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। खून में जैसे अंगारे भरे हुए थे। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसकी तरफ देखते हुए नजरें चुराते हुए बोला, मैं फितरतन एक शरीफ आदमी हूँ। औरतों में गिरा रहने के बावजूद मैंने कभी अपने किरदार की कमजोरी का मुजाहरा नहीं किया, लेकिन वो शरबत पीने के बाद मेरे अंदर आग सी भड़क उठी थी और तमाम हैवानी जज्बात सरकशी पर आमादा थे। पूरी तरह होश में होने के बावजूद मेरे हवास मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मुझे रूपमती के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और फिर वो मुझे अपने हाथ से शराब पिलाने लगी। मुझे शराब से शदीद नफरत है, लेकिन रूपमती को मैं इनकार न कर सका। अभी 2 ही घूंट पिए थे कि नीचे कोई शीशा टूटने की आवाज सुनाई दी। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर इसे पूरे वाक़े की तफसील बताने लगा। ये सब कुछ बताते हुए मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे मैं नहीं बोल रहा, मेरे अंदर से कोई और बोल रहा हो। डॉक्टर राधा बेड के सामने कुर्सी पर बैठ गई थी और पूरी तवज्जो से मेरी बातें सुन रही थी। क्या नाम बताया था तुमने? सोमरस। वो मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, संदल के जायके वाला लेमन की जैसा शरबत। हाँ हाँ वही, मैंने जल्दी से कहा। वो शरबत पीने के बाद ही मैं अपने आप में वो तब्दीली महसूस करने लगा था। तो फिर तुम वाकई बेकसूर हो। डॉक्टर राधा के मुंह से गहरा सांस निकल गया। क्या वो शरबत? मैं खामोश होकर इसकी तरफ देखने लगा। हाँ, सारी खराबी इस शरबत ही की थी। डॉक्टर राधा ने जवाब दिया, रूपमती से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है। हम कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। ये बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन शादी के बाद इसके पति का देहांत हुआ तो ये गलत रास्ते पर पड़ गई। मैंने इसे बहुत समझाया था, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी और इस गलाजत भरे रास्ते पर आगे ही निकलती चली गई। मुझे मालूम है, रूपमती ने मुझे सब कुछ बताया था। मैंने कहा, ये राजाओं का खित्ता है। डॉक्टर राधा कह रही थी, इनके पुरखों को महल्ला तामीर करने और जंगे लड़ने का शौक था, और या फिर लौंडियां पालने का। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बोली, लेकिन अब दौर बदल गया है। राजपाट खत्म हो चुके हैं। आपस की जंगे किस्सा पारीना बन चुकी हैं। मौजूदा राजाओं को हुकूमत से लाखों करोड़ों रुपए के वज़ाइफ मिलते हैं। इन लोगों के पास अय्याशी के सिवा और कोई काम नहीं रह गया। रानियों और राजाओं में कोई फर्क नहीं रहा। राजाओं ने जवान और हसीन दाश्ताएं रखी हुई हैं, तो रानियों ने भी पहलवान पाल रखे हैं। कई राजकुमारियां और रानियां ऐसी हैं जो अपने शहवानी जज्बात को बरकरार रखने के लिए मुझसे इंजेक्शन लगवाती रहती हैं, और राज महाराज सन्यासियों की खिदमत हासिल करते हैं ताकि इनके नुस्खों से वो सदा जवान रहे। सोमरस। वो एक बार फिर खामोश होकर इधर उधर देखने लगी, फिर मुझसे नजरें मिलाए बगैर कहने लगी, सोमरस भी ऐसा ही एक नुस्खा है जो खास किस्म की जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। राजाओं जैसे दौलतमंद लोग ये नुस्खा
हासिल करने के लिए सन्यासियों के कदमों में दौलत के ढेर लगा देते हैं, लेकिन रूपमती इसने अपने बारे में तुम्हें जो कुछ बताया है इससे तुम समझ गए होगे कि वो किस किस्म की सूरत हाल से दो चार है। डॉक्टर राधा ने मेरी बात काटते हुए कहा, इसे भी पहलवानों का शौक था। हर जवान और खूबरू शख्स को देखकर इसकी राल टपकने लगती थी। वो तुम्हें भी अपनी अय्याशी के लिए खरीद कर लाई थी, लेकिन तुम इसके हुस्न के जाल में फंसने की बजाय नस से बन गए और इसे इस दलदल से निकालने की कोशिश करने लगे। वो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ टेलीफोन पर बताती रहती थी। मुझे भी तुम्हारी तरह इससे हमदर्दी है। सिर्फ 2 रोज पहले इसने मुझसे कहा था कि वो तुम्हें जेर करके ही छोड़ेगी। मैंने इस वक्त भी इसे समझाने की कोशिश की थी, मगर इसने मेरी बात हंसी में उड़ा दी थी और आज वो हो गया जिसका मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने इसकी बात काटते हुए कहा, मुझे शुबा है कि इसके दुश्मन इस हवेली की मुसलसल निगरानी कर रहे थे और आज इन्हें पता चल गया कि हवेली में हम दोनों के सिवा और कोई नहीं होगा। वो चढ़ दौड़े। अगर रूपमती मेरे साथ ये हरकत न करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। डॉक्टर राधा कुछ कहना चाहती थी, मगर मुंदरी को कमरे में दाखिल होते देखकर खामोश हो गई। मुंदरी ने पजामा और कुर्ता पलंग पर रख दिया। तुम्हारे शरीर पर बहुत चोटें आई हैं। डॉक्टर राधा ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, मैंने दवा लगा दी है, कुछ दवाएं खाने के लिए भी भिजवा दूंगी, मगर तुम्हें ठीक होने में कई दिन लगेंगे। बहरहाल हम बाहर जा रहे हैं, तुम कपड़े बदल लो, बाद में बातें करेंगे। वो दोनों कमरे से निकल गई। मुंदरी ने दरवाजा भी भीड़ दिया था। मैंने पलंग से उतरकर चादर एक तरफ डाल दी और कपड़े पहनने लगा। हर हरकत के साथ मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में टीसें उठ रही थी। कपड़े बदल कर मैंने दरवाजा खोल दिया और बाथरूम में घुसकर आईने में अपना जायजा लेने लगा। मेरी पेशानी पर दाएं तरफ एक छोटा सा गोमड़ नजर आ रहा था। बाएं आंख के नीचे स्याह धब्बा पड़ चुका था। मैंने कुर्ता उठाकर आईने में अपनी पुश्त पर देखा। बाएं तरफ शोल्डर ब्लेड पर भी बड़ा सा नीला धब्बा दिखाई दे रहा था। सबसे ज्यादा तकलीफ इसी जगह थी। ये गनीमत था कि कोई हड्डी नहीं टूटी थी। अगर हड्डी टूटी होती तो वो जगह सूज गई होती। मैं बाथरूम से निकला तो वो दोनों कुर्सियों पर बैठी हुई थी। कमरे का सारा सामान इसी तरह बिखरा हुआ था। मैं भी डॉक्टर राधा के सामने एक कुर्सी पर बैठ गया और मुंदरी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें तो सुबह आना था, पहले कैसे आ गई और जानकी कहाँ है? मंदिर में, मुंदरी ने जवाब दिया। दीवान सिंह इसे लेने के लिए गया हुआ है, बस आने ही वाली होगी। मुंदरी ने दीवार पर लगी हुई घड़ी की तरफ देखा तो मेरी नजरें भी इसकी तरफ उठ गईं। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। तुम पहले कैसे आ गई और जानकी को वहाँ क्यों छोड़ा? मैंने मुंदरी को घूरा। बात दरअसल ये है कि मुंदरी ने डॉक्टर राधा की तरफ देखा और पहलू बदल कर रह गई। क्या बात है? मेरे लहजे में करख्त की आ गई। जानकी कहाँ है? वो बिल्कुल ठीक है, तुम इसकी चिंता मत करो, मुंदरी ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद इसने कुछ बताया। वो मेरे लिए बहुत भयानक और सनसनीखेज था। काली माता उर्फ दुर्गा देवी का ये मंदिर राजा मान सिंह ने और मशरकी बंगाल से चट्टान जैसा बहुत बड़ा आकाश का पत्थर मंगवाकर इससे काली का मुजस्मा तैयार करवाया था। काली का ये मुजस्मा इस कदर हैबतनाक है कि इसे देखकर ही दिल पर लर्जा तारी हो जाता है। इस मंदिर को शीला देवी का मंदिर भी कहा जाता है और काली के चरणों में इंसानी जानों की भेंट दी जाती है। लेकिन बाद में राजा मान सिंह ने इंसानी जानों की भेंट पर पाबंदी लगा दी और इसकी जगह बकरी या किसी और जानवर की भेंट दी जाने लगी। आज रात मुंदरी कह रही थी कि काली की मूर्ति के सामने तो बकरे की भेंट ही दी जाने वाली थी, मगर इसके पिछले हिस्से में काली की एक और छोटी मूर्ति के चरणों में एक इंसान की भेंट देने का भी मंसूबा था और इसके बारे में कुछ खास लोगों को ही मालूम था। मेरी तरह जानकार बूढ़ी औरत मुझे भी इस तरफ ले गई। एक इंसान को काली के सामने मौत के घाट उतारते देखकर मैं कांप उठी और वहां से भाग आई। जानकी मंदिर के मरकजी हाल में थी जहां सैकड़ों लोग जमा थे। मैं बड़ी मुश्किल से जानकी को तलाश करने में कामयाब हो सकी और जब मैंने इसे अपने साथ वापस आने को कहा तो इसने इनकार कर दिया और कहा कि मैं फौरन वापस नहीं जाऊं और तुम्हें बता दूं कि पंडित मुरलीधर इस मंदिर में मौजूद है। मैंने जानने की कोशिश की थी कि पंडित मुरलीधर कौन है, लेकिन इसने मुझे वहां से भगा दिया कि मैं तुम्हें इतला कर दूं। दीवान सिंह की गाड़ी वहां से तकरीबन निसफ मील दूर आई थी कि वो कार की पिछली सीट पर सो रहा था। मैंने इसे जगाकर हवेली वापस चलने को कहा और जब हम यहाँ पहुंचे तो हवेली का मेन गेट चौपट खुला देखकर मेरा माथा ठनका था। बरामदे के दाएं बाएं वाले कमरों की खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और बरामदे वाला दरवाजा खुला हुआ था। मैं और दीवान सिंह ने पहले नीचे वाले कमरों में और फिर ऊपर आए तो ये कमरा इसी हालत में था और तुम वहाँ बेहोश पड़े थे। इसने एक तरफ इशारा किया। पहले मैं तुम्हें होश में लाने की कोशिश करती रही, फिर दीवान सिंह को डॉक्टर की तरफ भेज दिया। ये यहाँ से जरा
ही आगे एक घर में रहती हैं। दीवान सिंह के जाने के बाद मैं रूपमती और तारा सिंह को तलाश करती रही, लेकिन पूरी हवेली में किसी का सुराग नहीं मिला। मैं पुलिस को भी इतला देना चाहती थी, लेकिन मुझे पुलिस का वो रवैया याद था जब तेज और दरमेश यहाँ तोड़-फोड़ करके गए थे और पुलिस ने रूपमती को धमकाकर खामोश कर दिया था। इसलिए मैं ये देखकर खामोश रही कि डॉक्टर राधा से मशवरा करने के बाद ही ऐसा कोई कदम उठाया जाएगा। मुझे तुम्हारी भी चिंता थी। दीवान सिंह के जाने के बाद भी मैं तुम्हें बार बार होश में लाने की कोशिश कर रही थी और फिर डॉक्टर राधा भी तकरीबन 1 घंटे की कोशिश के बाद तुम्हें होश में ला सकी है। भगवान का शुक्र है कि तुम होश में हो, लेकिन राजकुमारी कहाँ किस हाल में होगी ये चिंता खाए जा रही है। मगर वो कौन लोग थे? तेज सिंह और दरमेश, इनके साथ 2 गुंडे भी थे। वो यहाँ से भागते हुए अपने साथ एक लाश भी ले गए हैं। मैंने कहा, हाय राम, किसकी लाश? मुंदरी का चेहरा एकदम जर्द हो गया। इसने बेइख्तियार अपना एक हाथ सीने पर रख लिया था। दरमेश की, मैंने जवाब दिया। रूपमती ने इसे गोली मार दी थी। तेज सिंह और इसके दोनों गुंडे मेरी पिटाई करने लगे। मैं बेहोश हो गया। वो शायद मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए, या मुमकिन है इस ख्याल से उजलत में भागे कि शायद दरमेश को बचाया जा सके और वो रूपमती को भी साथ ले गए। लेकिन तुमने क्या नाम बताया था? जानकी ने। काली के मंदिर में किसको देखा था? पंडित मुरलीधर, मुंदरी ने जवाब दिया। इसने कहा कि तुम ये नाम सुनकर सब कुछ समझ जाओगे। ओह, मैं उछल पड़ा। मुंदरी ने पहले भी यही नाम बताया, मगर काली के चरणों में इंसानी भेंट के तज़किरे ने मेरे जहन को वक्ती तौर पर इस हद तक माऊफ कर दिया था कि मैं इस नाम पर तवज्जो नहीं दे सका था। ये वही पंडित मुरलीधर था जिसने सिंगापुर में दारा को, और दारा इसी के साथ सिंगापुर से फरार होकर हिंदुस्तान आया था, और किस्मत ने मुझे और जानकी को भी हिंदुस्तान पहुंचाकर अजीबोगरीब हालात में उलझा दिया था। और इत्तेफाक से आज जानकी ने मुरलीधर को देख लिया था। इसने मुंदरी को वापस भेज दिया था कि वो मुझे लेकर काली के मंदिर पहुंच जाए, और मुंदरी के लिए यहाँ की सूरत हाल बड़ी गंभीर साबित हुई थी। मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका, क्या दारा भी यहाँ हो सकता है? इसका पता तो इस वक्त चलेगा जब पंडित मुरलीधर गिरफ्त में आएगा। मैं एक बार फिर मंदिर की तरफ मतवज्जो हो गया। वो डॉक्टर राधा की तरफ देखते हुए कह रही थी, अब आप ही बताइए राधा जी के हमें क्या करना चाहिए? पुलिस को इतला दी जाए या मामला इस कदर गंभीर है कि पुलिस की मुदाखलत जरूरी हो गई है? लेकिन डॉक्टर राधा ने कहा, लेकिन यहाँ एक लाश भी गिरी थी और इत्तेफाक से वो कत्ल रूपमती के हाथों हुआ था। अगर पुलिस को इतला दी जाती है तो रूपमती भी इस चक्कर से नहीं निकल सकेगी। मैं इसकी दोस्त हूँ, इसका नमक खाया है, और मैं ऐसी कानून पसंद भी नहीं हूँ कि पुलिस के पास दौड़ी जाऊँ। इस शहर के बड़े बड़े लोग तो इससे भी संगीन मामलात में मुलव्वस हैं। मेरे सीने में तो ऐसे ऐसे राज पोशीदा हैं कि अगर मैं इन्हें जाहिर कर दूं तो इस शहर में भूचाल आ जाएगा। मैं इस राज को भी अपने सीने में जगह दे सकती हूँ। इसके अलावा क्या? मैंने सवालिया निगाहों से इसकी तरफ देखा। तुम मुसलमान हो? इसने मेरे चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। मैं उछल पड़ा। इसे कैसे पता चला कि मैं मुसलमान हूँ? मैंने एक लम्हे को सोचा, फिर ख्याल आया कि कुछ देर पहले ही तो मैं चादर के नीचे बेलबास पड़ा था। मेरी बेहोशी के दौरान में मेरे जिस्म की चोटों का मुआयना करने के लिए इन दोनों ने मुझे बेलबास किया था। मैंने मुंदरी की तरफ देखा। इसने नजरें झुका ली। ये हिंदुस्तान है, यहाँ हिंदू अपने आप को बरतर आला और सुपर पावर समझते हैं दूसरी अकलीतों से, तो इन्हें खुदा वास्ते का बैर है। सिख, ईसाई और मुसलमान इनकी ज्यादतियों का निशाना बनते रहते हैं। मुसलमान तो इन्हें एक आंख नहीं बाते। इनका कहना है कि मुसलमानों ने पाकिस्तान बनाया था, तो वो लोग अब पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? सिर्फ मुसलमानों को जिक्र पहुंचाने के लिए कट्टर और इंतहा पसंद हिंदुओं की कई तंजीमें सरगर्मे अमल हैं। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। ये लोग अपनी ही जात से मुखलिस नहीं तो दूसरों को क्या समझेंगे? ये तो खुद ऊंच नीच में बटे हुए हैं। ऊंची जात के हिंदू निचली जात के हिंदुओं पर आए दिन हमले करते रहते हैं, और जब निचली जात के हिंदुओं को मौका मिलता है तो वो ऊंची जात के हिंदुओं के 10-20 बंदे मार डालते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।